Hello, students. This is Hafsha, and I'm back with a new chapter of Indian economy, that is environment and sustainable development. Hopefully, आपके प्री बोर्ड्स ख़त्म हो गए होंगे एंड आपके बोर्ड्स की भी डेट्स आ गई है, दैट इज़ एंड ऑफ अप्रैल। एंड आपके प्रैक्टिकल्स भी हो रहे होंगे या हो चुके होंगे। ओके, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। और मैं आज हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर लेंदी है बट बहुत ईजी है। अगर आप लोग इसकी डीप नॉलेज में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी ऐसा न्यू नहीं है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। जितना टॉपिक है सब आप लोग पहले से पढ़ चुके हो या आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडिया है उसके बारे में। ओके, तो डोंट वरी, चैप्टर की लेंथ देख के घबराना नहीं। चैप्टर लेंदी है बट बहुत ईजी है। एंड बिलीव मी, अगर आप बहुत अच्छे से इसको डीपली स्टडी करोगे तो आप एग्ज़ाम में इससे 100 स्कोर करोगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। चलिए, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अपनी हेडिंग को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हेडिंग को डिस्कस करने से हमें एक आइडिया मिल जाता है, एक ब्रीफ इंट्रो मिल जाता है कि हमारा चैप्टर है क्या एक्चुअल में। देखिए, आपकी जो हेडिंग है इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। होता क्या है इन्वायरमेंट, मालूम है किसी को? ये आपका क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में एक सब्जेक्ट रहा होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, दैट इज़ ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल साइंस करके। सेम उसी इन्वायरमेंट या पर्यावरण की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है बेसिकली, ये हमारा इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आपका टॉपिक है, ये आपके क्लास 10th की ज्योग्राफी में था, ठीक है। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो चलो हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Environment is the sum total of all social, economical, biological, physical and chemical components which constitute the surrounding of a man. क्या कह रहा है यहाँ पे? आपकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है इन्वायरमेंट की, जिसमें लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट जितने भी आपके मैन के, ह्यूमन बीइंग के सराउंडिंग में सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल कंपोनेंट होते हैं, उन सब से मिलकर हमारी इन्वायरमेंट क्रिएट होती है। आपकी जो अर्थ है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट है, और अर्थ आपके अर्थ पे जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग क्रीचर्स हैं, उन सब से मिलके हमारी इन्वायरमेंट बेसिकली क्रिएट होती है। What are the components of environment? तो basically there are only 3 components of environment, that is biotic components, abiotic components, energy. What is this biotic components? Biotic, abiotic और energy, आपको नाम सुन के लग रहा होगा हाँ पढ़ा हुआ है, हाँ याद आ रहा होगा ना, हाँ कहीं पढ़ा है, कुछ जानते हैं इसके बारे में। ओके, तो हम लोग अभी इसको डिस्कस करोगे तो आपको याद आ जाएगा। बायोटिक कंपोनेंट, इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एलिमेंट्स। इसमें आपके जितने भी लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके फ्लोरा, फौना और मैन। फौना बेसिकली, मैन जो होता है वो फौना की कैटेगरी में ही आ जाता है, लेकिन उसको हमने सेपरेट कर दिया है। फ्लोरा मीन्स ट्रीज एंड प्लांट्स, फौना मीन्स एनिमल्स, और मैन, ह्यूमन बीइंग आपके फौना के ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया आपके बायोटिक कंपोनेंट। सेकेंडली हमारे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में आपके नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि आपका लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है बच्चों? लिथोस्फेयर सॉलिड अर्थ होती है, जो आपका अर्थ का सॉलिड पार्ट होता है उसको आप लिथोस्फेयर बोलते हो। हाइड्रोस्फेयर, ये आपका वाटर कंपोनेंट होता है। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो से आपको समझ में आ रहा हो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो हाइड्रोस्फेयर आपका वाटर कंपोनेंट होता है। और थर्डली हमारा आता है एटमॉस्फेयर, जिसमें हमारा सिर्फ गैसेस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मल्टीपल नंबर ऑफ गैसेस। तो बेसिकली हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें सारे लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें सारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। लास्टली हमारा आता है एनर्जी। व्हाट इज दिस एनर्जी? एनर्जी में आपकी
जितनी भी एनर्जीज़ होती हैं, सोलर एनर्जी, जियोकेमिकल एनर्जी, थर्मो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लास्ट न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, इन तीनों पॉइंट्स को बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, एनर्जी जब सबको हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारी क्या तैयार हो जाती है, हमारा इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण हमारा तैयार हो जाता है। होपफुली आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट आपकी सराउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं उन सबको सम टोटल कर देते हैं, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट बन जाता है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इन्वायरमेंट के बेसिक 3 कंपोनेंट होते हैं। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा हो तो आपको नोट्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आपको इसके नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर होते जाएंगे। ओके, let's move on to next topic. Our next topic is functions of environment. What are the functions of environment? तो बेसिकली इन्वायरमेंट के 4 से 5 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन? आपका जो प्रोडक्शन होता है, खेती बाड़ी होती है या किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करते हो तो उसमें जो रिसोर्सेज लगती है वो भी आपको आपके इन्वायरमेंट से मिलती है। कैसे मिलती है? इट सप्लाइज रॉ मटेरियल, देखिएगा ध्यान से इधर देखिएगा, इट सप्लाइज रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑयल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड मैरीन लाइफ। देखिए जितना भी आपका रॉ मटेरियल होता है वो आपको सॉइल से मिलता है। सॉइल से आपको क्या मिलता है? आपको सब्जियां मिलती हैं, जैसे कि आलू आपको सॉइल से मिलता है। फिर उसके बाद आप फर्दर उसे प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करने के बाद उससे आप चिप्स बनाते हो। वाटर से आपको क्या मिलता है? पानी मिलता है। फॉरेस्ट से आपको क्या मिलता है? वुड्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, लीव्स मिलते हैं, अलग अलग फल मिलते हैं। मिनरल्स भी आपको एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। और मैरीन लाइफ में आपको अलग अलग मछलियाँ मिलती हैं। मैरीन लाइफ से कंफ्यूज मत होइएगा। मरीन लाइफ आपकी जो समुद्र के अंदर का जीवन होता है उसमें भी एक जीवन होता है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो उसी को हम मरीन लाइफ बोलते हैं। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट में क्या होता है? फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट का पहला फंक्शन होता है कि वो आपको प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। रिसोर्सेज इंक्लूड बोथ रेन्यूएबल and non-renewable resources. What is this renewable resources? Renewable resources are those which can be used without the possibility of resources becoming depleted or exhausted. Renewable resources ऐसी resources होती है जो कि जिनकी possibilities deplete होने की या exhaust होने की कम हो जाती है। जैसे कि आपके trees हो गए, animals हो गए। आप trees को चाहे जितना यूज़ करोगे, animals को चाहे जितना यूज़ करोगे, ये deplete नहीं होते हैं। तो बेसिकली जो भी रिसोर्सेज आपकी ख़त्म नहीं होती हैं, डेप्लीट नहीं होती हैं या डिक्रीज़ नहीं होती हैं, एग्जॉस्ट नहीं होती हैं, उनको हम बोलते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज। वहीं पे हमारी नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज़। जितना ज़्यादा आप उसे इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा वो एक्सट्रैक्ट होती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी। आपने सुना होगा पेट्रोलियम के बारे में, कोल के बारे में। अगर आप पेट्रोल और कोल का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आपने ये भी सुना होगा कि आजकल हम लोग जिस तरीके से पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, आज से 50 साल बाद आने वाली जनरेशन के लिए पेट्रोल बिल्कुल नहीं बचेगा। तो इस वजह से पेट्रोल और कोल आपकी नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है और रेन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके ट्रीज़, एनिमल्स। तो बेसिकली जितनी भी रिसोर्सेज आपकी फिर से रीजनरेट हो जाती हैं उनको हम रेन्यूएबल बोलते हैं, और जो रीजनरेट नहीं हो पाती हैं उनको हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आप सबों को? जो आपकी नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं वो जनरली ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं। देयर आर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज। इनका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है और
कभी कभी इनको फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीज आर फॉसिल फ्यूल्स वी बर्न फॉर एनर्जी। ये एक तरीके के फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी नेचुरल गैस, कोल एंड ऑयल। आपको नेचुरल गैस चाहिए होती है, आपको कोल चाहिए होता है और ऑयल चाहिए होती है। ये सब फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं और इनको हमको यूज़ करना पड़ता है और ये एग्जॉस्ट हो रही हैं। क्लियर है बच्चों इतना? Okay, our next function of environment. Next function of environment is environment sustains life. What is the meaning of sustains? Sustains का मतलब होता है environment अपने में ज़िंदगी रखता है। environment के साथ कई ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं। environment के अंदर sun आता है, soil आता है, water आता है, air आती है, जो एक ज़िंदगी के लिए, एक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिना सन के क्या आप जीवित रह सकते हो? अंधेरा अंधेरा, हर तरफ अंधेरा रहेगा, आप कैसे अपनी डेली एक्टिविटीज़ करोगे? सॉइल, अगर आपको ज़मीन नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? वाटर, बिना पानी के तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। आप लोग व्रत रहते होगे, रोज़ा रहते होगे, तो उस टाइम पे आपको वाटर की इम्पोर्टेंस पता चलती होगी। उसी टाइम पे आपको लगता होगा कि कितना पानी मिल जाए और हम लोग पी ले। तो बेसिकली ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना आपकी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती है, आपका जीवन संपन्न नहीं हो सकता है। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? आपको इन्वायरमेंट से मिलती है। बायोटिक कंपोनेंट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एलिमेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन कंपोनेंट्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई वी से दैट environment sustains life. Okay, third function is environment assimilates waste. What is the meaning of assimilates के मतलब होता है कि वो जितना भी वेस्ट होता है, जितना भी गार्बेज होता है, वो पूरा अपने अंदर समा लेता है। अब आपको वेस्ट और गार्बेज के बारे में बताते हैं। देखो, आपके घर से जो कूड़ा निकलता है, कचरा निकलता है, वो आपके घर का कचरा कितना होता होगा? सोचिए, ऐसे मल्टीपल नंबर ऑफ़ हाउसेस आपकी लोकेलिटी में सिचुएटेड होंगे, आपके एरिया में सिचुएटेड होंगे। वहाँ का गार्बेज, फिर प्लस फैक्ट्रीज़ का गार्बेज, इंडस्ट्रीज़ का गार्बेज, सब इकट्ठे होता जाता है। तो गार्बेज कितनी ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है। आपको सोचते नहीं हो कि आप लोग कि ये गार्बेज एक्चुअल में जाता कहाँ है? तो बेसिकली जो आपकी इन्वायरमेंट होती है वो इन गार्बेज को अपने अंदर सेव कर लेती है। वो दीज आर अब्जॉर्व बाय द इन्वायरमेंट। क्लियर है इतना? किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ओके, अब हम लोग अपने फोर्थ फंक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ फंक्शन है इन्वायरमेंट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी जो इन्वायरमेंट होता है वो आपकी जीवन की क्वालिटी बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लैंड, फॉरेस्ट, ओशंस, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। जो आपके जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें आती हैं। उसके अंदर फॉरेस्ट आते हैं, उसके अंदर ओशंस आती हैं, उसके अंदर लैंड्स आती हैं, उसके अंदर माउंटेन्स आते हैं, उसके अंदर डेजर्ट्स आते हैं। तो बेसिकली आपके जो इन्वायरमेंट में है उसमें कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इससे आपके इन्वायरमेंट की ब्यूटी बढ़ जाती है। पीपल इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ दीज एलिमेंट्स। इस एलिमेंट की ब्यूटी को लोग इन्जॉय करते हैं। आप लोग हिली एरियाज़ में जाते होगे, आप लोग जम्मू गए होगे माउंटेन्स को देखने, आप लोग हिमाचल गए होगे माउंटेन्स को देखने, आप ओशंस को देखने गोवा जाते हो। तो बेसिकली ये जो इन्वायरमेंट में आपके माउंटेन्स, ओशंस और फॉरेस्ट या डेजर्ट देखने, आप थार डेजर्ट देखने राजस्थान गए होगे, तो इससे आपके इन्वायरमेंट की ब्यूटी बढ़ जाती है। ये आपकी इन्वायरमेंट की ब्यूटी को इम्प्रूव कर देता है और जब इसकी ब्यूटी इम्प्रूव होती है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। एज वी ऑलरेडी स्टडी दैट इन्वायरमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। हम लोग इससे पहले वाले फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट जो होती है वो आपको प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है एंड इट ऑल्सो एसिमुलेट्स द वेस्ट। और इसकी जो इन्वायरमेंट की कैपेसिटी होती है वो सारे वेस्ट को
अपने अंदर समा लेती है। इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए हम बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर जितनी क्षमता है, क्षमता वर्ड सुना है ना, तो बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी को हिंदी में हम क्षमता बोलते हैं। इन्वायरमेंट की इतनी क्षमता है कि वो लोगों को प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवाती है और सारे वेस्ट को भी अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेती है। ड्यू टू दीज कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, और इस कैरिंग कैपेसिटी के वजह से इन्वायरमेंट के अंदर लाइफ पॉसिबल हो पाती है और लाइफ की क्वालिटी और इन्हांस हो जाती है। क्लियर है? तो वी मस्ट इंश्योर दैट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड द रीजनरेशन ऑफ प्रोसेस। तो हमें ये इंश्योरिटी करनी पड़ेगी, हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसको उतना ही यूज़ करें जितना वो रीजनरेट हो सके। अगर हम उसको एक्सप्लॉयटेशन की तरफ लेके जाएंगे तो वो फिर से रीजनरेट नहीं हो पाएगी और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बैड इम्पैक्ट छोड़ेगी। क्लियर है इतना? द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, अगर आपने उसकी लिमिटेशंस को ज़्यादा यूज़ किया तो जो उसकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। सो दैट एनवायरनमेंट इज़ नॉट पॉल्यूटेड। तो इसी वजह से हमें चीज़ों को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो। तो व्हेन दिस इज़ नॉट सो द एनवायरनमेंट फेल्स टू परफॉर्म रेस्ट फंक्शन। लेकिन अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी जो इन्वायरमेंट है वो बाकी के फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। दिस इज़ द सिचुएशन टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यही सिचुएशन आज हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रही है। हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे राइज हो रही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक्सेसिव यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक सौंदर्य से हमें चीज़ें मिलती हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, उसको हम लोग कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं, और यही कारण है जिस वजह से हमारी अर्थ अब डिप्लीट हो रही है। और वेस्ट जनरेशन, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो अर्थ है, इसके ऊपर वेस्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और इसी वजह से हमारी जो कंट्री की पोजीशन है, हमारी जो अर्थ की पोजीशन है, वो डिप्लीशन के उस पे जा रही है और हम अपनी लाइफ को अच्छे से फ्यूचर में इंजॉय नहीं कर पाएंगे। Our next topic is environmental crisis. Environmental crisis. What is environmental crisis? Environmental crisis का मतलब होता है कि जो हमारी environment है वो अपने functions को तब तक ही perform कर पाएगी बिना किसी interruption के जब तक उसकी क्षमता के अंदर, उसकी carrying capacity के अंदर होगा। अभी हमने आपको carrying capacity की meaning बताई थी ना। carrying capacity का मतलब होता है क्षमता। जब तक उसकी क्षमता में, उसकी carrying power में होगा तब तक वो अपने फंक्शंस को बिना किसी इंटरप्शन के परफॉर्म करती जाएगी। दिस मीन्स दैट इफ द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज विल बी अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन, द एनवायरमेंट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन life and this results in environmental crisis। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका एक्सट्रैक्शन है, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्शन करने का मतलब रिसोर्सेज को यूज़ करने का अगर रेट आपके रिसोर्सेज को रीजनरेट करने से ज़्यादा होगा तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस में रिजल्ट करने लगेगा और वो लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएगी। रिसोर्सेज आपकी एक्सटेंट होने लगेंगी, रिसोर्सेज आपकी ख़त्म होने लगेंगे, वेस्ट आर जनरेटेड और वेस्ट आपके ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेंगे और इतने ज़्यादा वेस्ट बढ़ जाएंगे कि उसकी अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इन्वायरमेंट में ख़त्म हो जाएगी। तो ऑल दिस हैज़ लीड टू द इन्वायरमेंटल क्राइसिस और यही कारण बनेंगे आपके इन्वायरमेंटल क्राइसिस के। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं इट रिफर्स टू इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट अकर्स व्हेन द एनवायरनमेंट ऑफ अ स्पीशीज और अ पॉपुलेशन चेंजेस एंड डिस्टैब्लिशेस इट्स
सर्वाइवल। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है इन्वायरमेंटल क्राइसिस की। डेफिनेशन क्या दी हुई है? इट रेफर्स टू इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट occurs when the environment of a species or a population changes and destabilizes its survival। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसको environmental crisis को हम ecological crisis भी बोल सकते हैं। और ये ecological crisis कब आती है? जब environment के जो species हैं उसकी या उसकी जो population में change आने लगता है और वो उसकी survival को destabilize कर देता है। क्लियर है इतना? Now let's come to कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। अगर इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रही है तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर इन्वायरमेंटल क्राइसिस होंगी तो आपका जो डेवलपमेंट हैज़ पॉल्यूटेड एंड ड्राइड अप रिवर्स, जो डेवलपमेंट होगा वो पूरी तरीके से पॉल्यूट हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, रिवर्स आपकी सूख जाएंगी, एक्विफायर्स का जो आपका मरीन सिस्टम है वो फिनिश हो जाएगा और आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बुरी हो जाएगी। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव of both renewable and non-renewable resources has extensive excavation of the both renewable and non-renewable resources has exhausted some of the vital resources। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा renewable और non-renewable resources को ऐसे ही यूज़ करते जाओगे तो आपकी बहुत सारी ऐसी important resources है, vital यानी important resources है जिनको आप ख़त्म कर दोगे और huge of amount of money फिर आप उसके ऊपर चाहे जितने पैसे फेंक दो, चाहे जितनी टेक्नोलॉजीज़ लगा दो, वो आपको फिर से नहीं मिल पाएगा और अगर मिलता भी है तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस। अब आपकी जो एयर है और आपका जो वाटर है इसमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन भर चुका है कि जिसके वजह से आप लोग को अलग अलग बीमारियां हो रही हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस हो रही हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रही हैं, आपका स्टमक खराब रहता है, आपका पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता है तो बेसिकली और आपको डायरिया हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। तो ये सब रीज़न क्या है? आपने इतना ज़्यादा एयर और वाटर को पॉल्यूट कर दिया है जिसके वजह से ये बीमारियां हो रही हैं और डे बाय डे ये फैल रही हैं। ऊपर जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस दिए हुए हैं ये आपके इन्वायरमेंटल क्राइसिस को इंक्रीज करने के कॉन्सिक्वेंसेस दिए हुए हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में तो पढ़ा ही होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे उसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस किया जा रहा है कि ऊपर जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस के कॉन्सिक्वेंसेस दिए गए हैं इससे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक इंक्रीमेंट आ जाएगा और ये आपके इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। Okay, our next topic is global environmental issues। What are global environmental issues? ये एक ऐसे issues होते हैं जो आपके पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करते हैं। वो issues जो आपके पूरे वर्ल्ड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लोबल environmental issues। कौन कौन से ऐसे issues हैं? जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन डिप्लेशन हो गया। ये आपके पूरे वर्ल्ड के ऊपर, ये किसी पर्टिकुलर कंट्री इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसके ऊपर रिजल्ट नहीं करेंगे, ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर एज अ होल रिजल्ट करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब आपके एवरेज टेम्परेचर में ग्रेजुअल इंक्रीज़ होती है अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से आता है? ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली आपका ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आता है, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अदर गैसेस विच हैव द कैपेसिटी टू अब्जॉर्व हीट। ये जो गैसेस होती हैं इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये हीट को अब्जॉर्व कर सकती हैं और इसी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग की पोजीशन क्रिएट होती है। ओके
थ्रू बर्निंग फॉर फॉसल फ्यूल, जो आप फॉसल फ्यूल जलाते हो जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या फिर आप जो डिफॉरेस्टेशन करते हो, इसकी वजह से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है और इसी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली अगर इसको सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो आप फॉसल फ्यूल्स का यूज़ करते हो, कोल और पेट्रोलियम का, या डिफॉरेस्टेशन करते हो, उसकी वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है और इसी कारण की वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या? स्ट्रेटोस्फेयर साइंस में पढ़ा होगा। स्ट्रेटोस्फेयर एक लेयर होती है जिसमें आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर में जब रिडक्शन होने लगता है तो उस फेनोमेनन को हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। और ये किस वजह से होता है? जब आपकी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड की हाई लेवल में मात्रा पाई जाने लगती है तो इस वजह से आपकी जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है उसमें रिडक्शन होने लगता है और ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगती है। ओरिजिन ऑफ दीज कंपाउंड आर, ये जो कंपाउंड्स हैं जिनका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये किससे बनते हैं? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बनते हैं, यूज्ड कूलिंग सब्सटेंसेस इन द एयर कंडीशनर। जो आज हम लोग अपने आराम के लिए एयर कंडीशनर का, रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर रहे हैं, इसमें से एक गैस निकलती है जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं और ये जब इमिट होती है तो ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर में जाके आपकी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। समझ में आया इतना टॉपिक? यहाँ पे आपके दो कॉन्सेप्ट, हमने दो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस किया है जो है ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकता है। स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट। नाउ व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया? इंडिया के इन्वायरमेंट का क्या पोजीशन है? इंडिया इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। आपको मालूम है इंडिया में बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज पाई जाती हैं और यही एक वजह थी जिस वजह से हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया आए थे। यहाँ की उनको मालूम था यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हैं तो इन रिसोर्सेज को वो यूज़ करना चाहते थे और अपने मटेरियल्स को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहते थे। तो सिंपली यहाँ पे भी वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। इंडिया इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज और ये सारे पॉइंट्स आपको इस बात को क्लियर कर देंगे। इंडिया हैज़ हाई क्वालिटी ऑफ सॉइल। इंडिया की जो सॉइल की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा रिवर्स पाई जाती हैं, ट्रिब्यूटरीज पाई जाती हैं, लश ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मिनरल डिपॉजिट पाए जाते हैं जो कि आपके लैंड सरफेस के नीचे होते हैं। और इंडिया की जो ओशन है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है और जो माउंटेन रेंजेस हैं वो भी बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसी वजह से इंडिया में बहुत सारी रिसोर्सेज पाई जाती हैं। इंडिया की जो ब्लैक सॉइल है डेक्कन प्लेट्यू की, वो सूटेबल है आपके कॉटन कल्टीवेशन के लिए। तो जो कॉटन वाली रिसोर्स है वो आपको ब्लैक सॉइल में मिलती है डेक्कन प्लेट्यू के। और इट हैज़ लीड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल, और कॉटन के वजह से ही आपको मालूम होगा, कॉटन के वजह से ही आज हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। द इंडो गैंगेटिक प्लेन स्प्रेड फ्रॉम अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल आर द मोस्ट फर्टाइल। जो आपकी इंडो गैंगेटिक प्लेन है, जिस प्लेन में हम लोग रहते हैं, हमारा यूपी आता है, तो बेसिकली वो कहाँ से शुरू होती है? वो आपकी अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक जाती है और वो आपकी सॉइल को बहुत ही फर्टाइल बना देती है। और फर्टिलिटी से आपको मालूम है जितनी ज़्यादा आपकी सॉइल फर्टाइल होगी उतनी अच्छी आपके यहाँ खेती होगी। India's forests, through unevenly distributed, provide green cover for majority of population and natural cover for its wildlife. जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं ये बहुत ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यही वजह है कि इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलेशन है उसको ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और जो इंडिया की वाइल्ड लाइफ है उसको ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं।
Large deposit of iron, coal, natural gas are found in the country. अपने इंडिया में आयरन की भी खदानें पाई जाती हैं, कोल की खदानें पाई जाती हैं और नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं. इंडिया अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली 20% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल आयरन रिजर्व. इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 20% पूरे वर्ल्ड का आयरन रिजर्व पाया जाता है. इंडिया में आपके बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमेट, डायमंड, गोल्ड, लेड, लिग्नाइट, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम एट्सेट्रा, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स अवेलेबल हैं. होपफुली आपको यहाँ से स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी. ओके, बाय, थैंक यू.